अगला मेरा प्रश्न है, जितनी आप सर बातें हमें बता रहे हैं, ये बातें हम लोग समझ पा रहे हैं, हमारे बहुत से दर्शक समझ पा रहे हैं। लेकिन अभी भी भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन बातों को नहीं समझ पाते हैं। और शायद इसका कारण ये है कि उनका जो हिस्ट्री के प्रति पर्सपेक्टिव है, वो इतिहास को कैसे समझा जाए, उसका नज़रिया शायद उनमें नहीं डेवलप हो पाया है। तो मैं यहाँ पे चाहूँगा, आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति इतिहास को जानना चाहे, वो बिल्कुल ही निष्पक्ष है और एक्चुअल इतिहास जानना चाहता है, तो उसे किस तरह से इतिहास को खोजना चाहिए या इतिहास को समझने की कोशिश करनी चाहिए? सही इतिहास जानने का बहुत सीधा और सरल तरीका है। आपको इतिहास जानना है तो उत्खनन से जो भी पदार्थ निकला, अभिलेख हो, चित्र हो, नगर हो, ईंट हो, जो भी हो, उसका मैंने इतिहास का 3 खंड है। प्री हिस्ट्री, जो बिल्कुल प्रागैतिहासिक काल की है, उस समय लेखन क्या, आदमी के शरीर पे वस्त्र नहीं था, तो ये उससे ये समझ सकते हैं कि इस समय मनुष्य का उद्भव हो गया था। मनुष्य था, न वो गोरा था न वो काला था, वो मनुष्य था। वो कालखंड आज से 5,000, 10,000, 20,000 पूर्व का आता है। दूसरा जो इतिहास का खंड जानने का है, उत्खनन से जो मिला, वो लोग सभ्य थे, घर बन गया था, घर था, नाली था, आंगन था, उनकी रुपया थी, मुद्रा थी, नगर था, गांव था। यानी इतिहास के अंदर उत्खनन से प्राप्त अगर 4-5 वस्तु कम से कम दिखे, तो वो भी एक इतिहास का बहुत सुंदर जो है बीच का कड़ी होता है, जिसको आद्य इतिहास कहते हैं, प्रोटो इतिहास कहते हैं। जहाँ पे मनुष्य, अब मानव जो है सिविलाइज हो गया, घर बनेगा उनका, नगर बनेगा, नगर भी दिखेगा, मुद्रा भी दिखेगी, उनकी रुपया भी दिखेगी, क्योंकि विपणन होगा ना। मनुष्य जब सिविलाइज हो जाएंगे, गांव जब बन गया, नगर जब बन गया, तो सिविलाइज हो गए, वो सब हो गए, उनकी संस्कृति अब जो है लेन देन, खरीद बिक्री की हो गई। तो खरीद बिक्री के लिए रुपया चाहिए, मुद्रा चाहिए, वो मिट्टी का मुद्रा हो या लोहे का हो, तांबे का हो, या फिर समुद्र की कौरी ही क्यों नहीं हो, लेकिन ये दिखेगी। और तीसरा जो खंड है, ऐतिहासिक खंड है, जहाँ पे पठनीय अभिलेख मिलना शुरू हो जाता है, जिसको सब लोग पढ़ सकते हैं। ये तो पहला पहलू है, आयाम का एक इतिहास का पहला आयाम है। लेकिन इसका जो दूसरा आयाम है, जो हम लोग पढ़ते हैं, इतिहास समझ के पढ़ते हैं, और उसी को इतिहास समझ के याद करते हैं, और उसी को इतिहास समझ कर करके जीवन जीते हैं कि यही इतिहास है मेरा। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देना होगा। आप किसी की विवेचना पढ़ रहे हैं, तो उस विवेचना में ध्यान दीजिए। इतिहास का जो साक्ष्य है, पहले खंड का, दूसरे खंड का और तीसरे खंड का साक्ष्य बोलता नहीं है। पुरातत्व का साक्ष्य, इतिहास का साक्ष्य बोलता नहीं है, वो गूंग होता है। अब जो विवेचनाकार हैं, वो निर्विकार हैं कि किसी खंभे से बंध कर करके स्वीकार विवेचना कर रहे हैं। ये देखना होगा आपको। अपनी जो है, जिसको कहते हैं एंटीना, अपनी शक्ति, परख शक्ति, यहाँ पे सजग करना होगा कि जो विवेचना करता है, जो उस पुरातत्व के जो वस्तु प्राप्त हुई है, अभिलेख प्राप्त हुआ है, उसकी जो विवेचना कर रहा है, क्या वो लिखी गई बातों को ही सिर्फ बता रहा है कि लिखी गई पहलू को छुपा दिया है और अन्य पहलू की व्याख्या कर रहा है। ये देखना होगा। जैसे मैं एक घटना अभी बता रहा हूँ, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री की तो जो है विवेचना, वो तो बिल्कुल लाल ईंट है तो लाल ईंट ही लिखा जाएगा, काला ईंट है तो काला ही ईंट लिखा जाएगा। ये कोई अगर लिख दे कि ये ईंट साइंस जर्नी द्वारा बनवाया गया था, तो गलत विवेचना हो जाए। ईंट का आप रंग लिख सकते हैं, विवेचना कर सकते हैं, आकार की विवेचना कर सकते हैं, उसकी बनावट की विवेचना कर सकते हैं, टूट गई है उसकी विवेचना कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही विवेचना कर देंगे कि आज से 10,000 वर्ष पूर्व जो डायनासोर का कंकाल मिला था, वो डायनासोर किसी राजा के घर का जो है पालतू पशु था, तो ये विवेचना गलत हो जाएगी। तो वो विवेचना लिखी हुई नहीं है, उसकी जैसा है हूबहू कीजिए। आदि इतिहास की विवेचना पठनीय नहीं है, जैसा है वैसा कीजिए। लेकिन
सबसे ज्यादा दिक्कत अभी हम जो देख रहे हैं, जिसको धूर्तता कहते हैं, जिसको हम कलम कसाई कहते हैं, ज्ञात काल, भगवान बुद्ध के बाद, सम्राट बिंबिसार के बाद, सम्राट अशोक के बाद, पुष्यमित्र और गुप्त काल की विवेचना। गुप्त काल की मुद्रा मिली है, उस मुद्रा पे फोटो बनी हुई है, चित्र बना हुआ है, और चित्र के बगल में उस जिसका चित्र है उसका नाम लिखा हुआ है, लेकिन इतिहासकार जो विवेचना करते हैं उस नाम को छिपा देते हैं, और उस चित्र में जो आकृति है वो महिला की है, उसको बता देते हैं, लगता है कि ये महिला दुर्गा है। अब देखिए विवेचना, उस चित्र के बगल में स्पष्ट लिखा हुआ है ब्राह्मी लिपि द्वारा लिच्छवी आए, लेकिन ये लोग नाम को जो है वहां पे अनुवादित रूपांतरित नहीं करते हैं। अगर उस नाम को लिप्यांतरण कर देते, वो ब्राह्मी लिपि में है, उसका अनुवाद करते हुए नागरी लिपि का लिप्यांतरण कर देते कि ये लिच्छवियाय लिखा हुआ है, इस महिला का नाम लिच्छवी है, लिच्छवियाय, लिच्छवी वाली, तो एक बात समझ में आती। लेकिन आज के इतिहासकार जहां भी मौका मिलता है वो अपने एक जो है दिमाग के अंदर जो कीड़ा उनके अंदर है, अपनी धूर्तता की, आज की मिथ्या बातों को स्थापित करने की, वो तुरंत वहां पे उकेर देते हैं। कितनी स्पष्ट गुप्त काल के मुद्रा पे जो मुद्रा बनाया गुप्त शासक ने, अपना माँ के नाम से बनाया, उसकी माँ का नाम था कुमार देवी। लेकिन आज की भी भाषा, आज की प्रथा में भी हम देखते हैं गांव में किसी की माँ का नाम अगर कुमार देवी है, फिर भी उसका एक नाम जो है अलग से शादी के बाद रखा जाता है। एक नाम तो जन्म देने के समय उस महिला के माता पिता के द्वारा रखा जाता है, वो नाम उसकी हो गई कुमार देवी। लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है और अपने घर से दूर जब अपने पति के घर जाती है, तो उस पति के घर के अंदर उसका एक नामकरण होता है मायके स्थान का। ये दिल्ली वाली, ये कलकत्ता वाली, ये मथुरा वाली, ये बनारस वाली, ये पटना वाली। तो जो समुद्रगुप्त की, गुप्त वंश की जो जो फाउंडर थे, उनकी पत्नी लिच्छवी गणराज से थी। कुमार देवी का मायके जो था, घर था, वो लिच्छवी गणराज, लिच्छवी की वो बेटी थी, तो उसका नामकरण हुआ लिच्छवी वाली। इस वजह से मुद्रा पे कुमार देवी भी मिलता है और लिच्छवियाय भी मिलता है। लेकिन इतिहास के जो विवेचना करने वाले हैं, जो मुख्य पुरातत्व है, उस पुरातत्व की जो विवेचना करने वाले, मुंह बनने वाले हैं, ये झूठे। जैसे ही झूठा मुंह कोई बनता है तो आप वहां पकड़ सकते हैं कि भाई उसमें जो लिखा हुआ है ऐसा तुम लिखा क्यों नहीं, लिप्यांतरण क्यों नहीं किया, तुम लिख रहे हो कि ऐसा प्रतीत होता है। ये चीज आप लोग पकड़ सकते हैं। सही इतिहास को जानने का सोर्स जो है यही है। अगर इतिहासकार विवेचना करते समय स्पष्ट लिख दे कि इस मुद्रा पे, इस चित्र के बगल में ये लिखा हुआ है, जो आप लोग पढ़ सकते हैं। अब ये नाम क्या है, लिच्छवियाय है, लिच्छवियाय किसको कहते हैं ये आप लोग खोजिए, या मैं खोज के बताता हूं कि लिच्छवियाय किसको कहते हैं। लेकिन जैसे ही नाम को छिपा करके, और ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मुझे लगता है, तब समझिए कि लेखक वहां इतिहास के जो दूसरा पहलू है, दूसरा जो आयाम है, पुरातत्व के ऊपर लेखक बैठ गया। अब लेखक अपने मनोवृत्ति लोगों के बीच में परोस रहा है। उसकी मनोवृत्ति क्या है, अब ये देखिए कि लेखक की मनोवृत्ति क्या है। लेखक कौन है? भारत के इतिहास के जितने भी लेखक हैं, सारे लेखक, एक अपवाद कोई मिल जाए ऐसा भी नहीं, सारे लेखक की मनोवृत्ति एक ही है कि या तो हम अपनी व्यवस्था को यहाँ पे लोगों के मानसिक पटल पे बैठा दें, जो अपनी मिथ्या व्यवस्था उसको बैठा दें, या कुछ विदेशी लेखक हैं उनकी मंशा है कि हम ऐसा व्यवस्थापक के मनोनुकूल लिख करके कुछ पैसा उनसे प्राप्त कर ले। दो ही चीज है। आज विदेशी लेखक भी जो लिखे हैं उनकी मंशा है कि हम व्यवस्थापक के मनोनुकूल लिख करके कुछ पैसा ले ले, और देशी लेखक लिखे हैं तो इनकी मंशा है कि हम अपनी मिथ्या व्यवस्था को स्थापित कर दें। अभी जैसे स्क्रीन पे ही देख रहे हैं हम, जो है ना, दे रहे थे कुछ देर पहले
पुष्यमित्र शुंग के बारे में। ये आप लोग एक्चुअल इतिहास का सोर्स जानने के लिए शुंग के ऊपर लगाइए, जैसे गुप्त के ऊपर अभी बताया मैं मुद्रा का, अब शुंग के ऊपर लगाइए। शुंग के ऊपर विवेचना होती है, भगवान बुद्ध के विरोधी थे, बौद्धों का कत्लेआम किए थे, ये विवेचना उनकी है, उनका अपना मत है, इतिहासकार का मत है। पुरातत्व का मत क्या है? कोई भी व्यक्ति किसी भी पूर्व से चली आ रही व्यवस्था का अगर विरोध करता है, यानी कि उसका अपना भी एक व्यवस्था, अपना मत है, चाहे वो मत क्या है वो विषयवाद का है। हम अगर जो है रोटी का विरोध करते हैं तो मुझे खाने के लिए चावल चाहिए, पराठा चाहिए, कुछ चाहिए। तो जैसे ही पुष्यमित्र शुंग अगर भगवान बुद्ध के मार्ग का विरोध करता है तो इसके विपरीत उसके अंदर कौन सी मार्ग थी जिसके ऊपर वो कार्य किया। किसी भी विवेचना को निर्विकार बनाने के लिए ये भी एक पहलू है। ये तो इतिहासकार ने विवेचना कर दिया, अब हमें विवेचना करना है कि शुंग अगर भगवान बुद्ध के मार्ग का विरोधी था तो किस मार्ग का अनुयायी था। अगर किसी मार्ग का अनुयायी था तो उसके ऊपर उसने क्या क्या कार्य किया, ये तो विरोध किया ना, उसके ऊपर वो सहयोग क्या क्या किया, समर्थन क्या क्या किया। अब ये समर्थन का पहलू कोई हमें दिखा दे कि पुष्यमित्र शुंग ने कहीं कोई समर्थन में कुछ किया। हालांकि कुछ लोग इस पे भी लिखते हैं, इतनी ज्यादा विवाद जो है, टिप्पणी भी आ जाती है कि पुष्यमित्र के समय लेखन हुई थी मनुस्मृति की, लेखन हुई थी रामायण की पतंजलि के द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा। तो ये जो तीसरा जो इतिहास का जो प्रश्न आया है, इतिहास को जानने का एक्चुअल सोर्स क्या है, तो इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझें। एक्चुअल सोर्स किसी भी इतिहास को जानने के लिए उस कालखंड का, जिस कालखंड के इतिहास के ऊपर विवेचना मेरे दिलो दिमाग के ऊपर बैठ करके कोई कर रहा है या कराया जा रहा है या कहीं चर्चा हो रही है, तो हमें उस कालखंड के 3 बातों को देखना होगा। क्या उससे ये मेल खाता है या नहीं? वो 3 बात क्या है? तो उस समय की भाषा क्या थी। अब हमें देखना है कि पुष्यमित्र शुंग के समय भाषा क्या थी, उस समय लिपि क्या थी। जो लिपि होगी ना, भाषा किसी भी भाषा में, जैसे आज एक ही भाषा हम लोग नागरी लिपि में भी लिखते हैं और रोमन लिपि में भी लिख देते हैं, क्योंकि दोनों भाषा आज प्रचलित है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा प्रचलित है। अपना नाम अंग्रेजी में भी लिखते हैं और अपना नाम नागरी में भी लिखते हैं, यानी कि दोनों भाषा। तो पुष्यमित्र शुंग के समय कौन सी लिपि प्रचलित थी, भाषा कौन सी प्रचलित थी, ये 2 विषय। और तीसरा विषय, उस समय लेखन हेतु वस्तु, जैसे आज हम लोग कागज पे लिखते हैं ना, पुष्यमित्र शुंग के समय लेखन हेतु वस्तु कौन सी उपयोग में लाई जाती थी, जिससे उस समय के अन्य लोग लिखते होंगे। सम्राट अशोक के समय तो सबको पता है ना कि सम्राट अशोक के समय भाषा प्राकृत थी, लिपि ब्रह्मी लिपि थी, जिसको धम्म लिपि भी कहते हैं, ब्रह्मी लिपि भी कहते हैं, दोनों पर्यायवाची शब्द है। और लेखन की वस्तु पत्थर, कागज जो है ना, पत्थर की कागज होती थी, पत्थर पे ही लिखा जाता था। और कलम लोहे की कलम होती थी, लोहा का कलम से पत्थर पे खोद खोद के लिखा जाता था। तो पुष्यमित्र शुंग के समय या कुषाण के समय या गुप्त के समय भाषा, लिपि और लेखन की वस्तु क्या थी, सही इतिहास का सोर्स क्या है, जानने के लिए 1 मिनट में आप कर लेंगे। गुप्त काल में लिपि ब्राह्मी लिपि थी, वो सम्राट अशोक की ब्राह्मी ही थी, लेकिन समय के अनुसार थोड़ी सी उसमें बदलाव कहिए या उसका कर्सिव घुमावदार कहिए स्वरूप हो जाता है। जैसे आज जो हम लोग हिंदी लिखते हैं, हम लोग के दादा के समय हिंदी थोड़ी सी थी यही, लेकिन लिखने के लिए थोड़ी सी वो कर्सिव नहीं थी, खड़ी होती थी। हम लोग कर्सिव लिखते हैं, या दादा पे नहीं जा करके हम लोग स्वयं देखिए कि हम लोग जब बचपन में लिखते थे क्लास 1-2 में, और आज जो लिखते हैं 30 वर्ष के उम्र, 40 वर्ष के पड़ाव पे, 60 वर्ष के पड़ाव पे, तो अपनी लेखनी कैसे जो है कर्सिव हो जाती है। तो ब्राह्मी लिपि गुप्त काल में कर्सिव हो गई। लेकिन बात हम लोग कर रहे हैं पुष्यमित्र शुंग के समय इतिहास को कैसे हम लोग समझें,
कुषाण के समय कैसे समझें, सम्राट अशोक के कैसे समझें, या फिर किसी भी इतिहास के कालखंड को कैसे समझें, तो ये 3 विधि से समझिए। उस समय की भाषा क्या थी, उस समय की लिपि क्या थी, और उस समय की लेखन की वस्तु क्या थी। ये 3 पे ही उस समय की चर्चा मिलेगी। अगर किसी भी शासक ने कोई ग्रंथ लिखवाया तो अपने समय में उपलब्ध भाषा, लिपि और वस्तु पे ही लिखवाएगा। ऐसा नहीं है कि आज का कोई शासक अभिलेख लिखवाए और 1000 वर्ष बनने वाली भाषा का उपयोग आज कर दे, ऐसा नहीं होगा। वो 1000 वर्ष बाद बनेगी, क्या बनेगी, भविष्य किसी के ऊपर नहीं खड़ा है, वो भविष्य बनेगा। अब सम्राट अशोक के समय, गुप्त काल के समय कोई जानता था कि भाई बाद में आज से 1500 वर्ष, 2000 वर्ष बाद ऐसी हिंदी बनेगी? तो फिर ये दिव्यदान, अशोकावदान जैसे पुस्तक का रचना कैसे हो गया उस समय, हिंदी में, नागरी में, कागज पे कैसे हो गया? अगर उस समय का मूल ग्रंथ अगर रहता तो पत्थर पे रहता। लेखक का नाम रहे या नहीं रहे, लेकिन जो भी ग्रंथ है वो ग्रंथ आज लोगों के बीच रहता, लेकिन वो ग्रंथ नहीं है। दीपवंश और महावंश के ऊपर तो इतनी आश्चर्य आती है कि ये 20वीं शताब्दी में उपलब्ध हुई है, और एक साजिशकर्ता ने इसे जो है ना श्रीलंका की भाषा में लिख के लाया कि भाई ये जो है सिंहल से मिला है 2000 वर्ष पूर्व लिखा हुआ कागज पे। घोर आश्चर्य। ऐसे ही इतिहास हम लोग अगर नहीं पकड़ पाएंगे तो यही सब त्रुटि अपने बीच मिलेगी। सिंहल भाषा आज की सिंहली भाषा और 2000 वर्ष पूर्व की सिंहली भाषा में आसमान जमीन का अंतर है, लेकिन फिर भी साजिशकर्ता ने 1912 में, 18 में ऐसा कुछ कागज के ऊपर लिखी हुई एक दिव्य महावंश और दीपवंश पुस्तक लाए, और श्रीलंका के एक भंते अपने हाथे आनंद कौशलायन जी उनको दिए कि भंते जी इस पुस्तक का आप अनुवाद कर दीजिए, क्योंकि आप श्रीलंका के हैं, सिंहल जानते हैं। वो सीधे साधे सज्जन धूर्तों की साजिश को नहीं समझे और उस पुस्तक को अनुवाद कर दिए। अनुवाद हो गई। अनुवाद होने के बाद वो पुस्तक पुनः नागरी लिपि में इलाहाबाद प्रयाग में एक प्रकाशक है पोद्दार साहब, उसको छपवा दिए। बन गई इतिहास, हो गई खरा कहानी। आजादी के पूर्व कहानी हो गई। पुष्यमित्र शुंग ऐसा था, वो बौद्ध विरोधी था, क्योंकि इनको तो स्थापित करना था ना कि हमें ऐसा ऐसा एक स्तंभ मिले जहां पे हम जो है ना अपने आप को फिट करें। तो ये स्तंभ खोजते हैं, या तो वैक्यूम मिलता है ना खाली जगह, वहां ये अपने आप को फिट करते हैं। जैसे भगवान बुद्ध से पूर्व 1000 वर्ष का जो है पुरातत्व का उद्भेदन किसी वजह से नहीं हो पाया, वहां जाके ये अपने आप को फिट करते हैं वैदिक युग को, जिसका एक भी पुरातात्विक भाषा, लिपि और कोई लेख, कोई मुद्रा, कोई नगर, कोई गांव, कोई मृदभांड, कोई कटोरा गिलास नहीं मिला है। वैदिक युग के लोग थे, वो घर में नहीं रहते थे, पानी पीने के लिए कटोरा गिलास चुक्कर भी उपयोग नहीं करते थे, कुछ भी नहीं मिला है। तो ये वैक्यूम खोजते हैं, या फिर वैक्यूम अगर नहीं मिले तो किसी को आपके विरुद्ध खड़ा करते हैं, और आपके विरुद्ध जो खड़ा होता है उसमें ये अपने आप को कहते हैं कि मेरा है। तो एक्चुअल इतिहास सोर्स जानने के लिए उस समय की भाषा, उस समय की लिपि और उस समय की लेखन की वस्तु, ये 3 चीज आप लोग पकड़ लीजिए, और इस 3 पे उस समय का शासक अगर कुछ भी लिखे, मेरे पक्ष में या मेरे विरुद्ध लिखे, उसे सहर्ष स्वीकार कीजिए कि ये बिल्कुल सही है। अन्यथा अगर कोई फैब्रिकेट करके, बना करके आज कुछ भी लिख दे, उसे कतई स्वीकार नहीं करें। उसे बस नाटक का अंग समझ कर करके पढ़ें और मनोरंजन करें। ये एक जो है सबसे साइंस जर्नी जी, यही एक फॉर्मूला है जो अंतिम प्रश्न का आपका जो है एक्चुअल सोर्स समझने का यही है। ज्ञात काल के इतिहास को, जिसमें कहीं विवेचना का स्थान नहीं है, बिल्कुल शुद्धता है, क्योंकि वो पठनीय है, कोई भी पढ़ सकता है। तो इतिहासकार अपनी विवेचना नहीं करके जो लिखा हुआ है वो चीज लोगों को लिप्यांतरण करके बताए कि ये
अंग्रेजी में ये लिखा हुआ है, इसका हिंदी अनुवाद ये होगा, ब्राह्मी लिपि में ये लिखा हुआ है, इसका हिंदी अनुवाद ये होगा। ऐसा अगर कोई लिखता है तभी समझिए वो निर्विकार इतिहासकार है। अन्यथा लिखी हुई बातों को छोड़ करके चित्र को देख करके कहे ऐसा मुझे प्रतीत होता है, तो समझिए वो जालसाज है। इन्हीं बातों को देख कर करके अब आप लोग बताइए कि पुष्यमित्र के समय खोजिए कि क्या भगवान बुद्ध के मार्ग से विपरीत पुष्यमित्र द्वारा लिखा हुआ उस समय की भाषा, उस समय की लिपि और उस समय का पत्थर के ऊपर कुछ मिला है? या फिर जो आरोप लगाते हैं कि पुष्यमित्र अपने दरबार में राज्य कवि के द्वारा ऐसा ग्रंथ लिखवाया, तो क्या वो ग्रंथ उनका जो राज्य कवि है उस समय की भाषा, लिपि और वस्तु पे लिखा, वो आज मिलता है या नहीं मिलता है? इतिहास का एक्चुअल सोर्स, वास्तविक स्रोत जानने का ये बिल्कुल शुद्ध पैमाना है। जी, जी, जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न का जो उत्तर दिया है। उम्मीद है कि यहाँ पे जितने भी दर्शक होंगे उनको इतिहास देखने का नज़रिया समझ में आ गया होगा और कहाँ पे ये कुछ गैप खोजते हैं, वैक्यूम खोजते हैं, वहाँ पे अपने चरित्र को फिट करते हैं, अपना इतिहास फिट करने की कोशिश करते हैं, वो भी आपको भली-भाँति समझ में आया होगा। तो यहाँ पे कुल मिला के जैसा कि राजीव पटेल सर ने भी बताया इस बात को कि तकरीबन 20th सेंचुरी में ही दीपवंश, महावंश और दिव्यदान और अशोकावदान जो संस्कृत किताबें हैं, इस तरह की चीज़ों की रचना की गई हैं, बनाई गई हैं, फैब्रिकेट की गई हैं और इसका कारण है कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने मौर्यंस की जो इंस्क्रिप्शन थे उसको पढ़ लिया था और फिर इन्हें ऐसा लगा कि अब तो मौर्यंस का, बुद्ध की जो लिखित प्रमाण मिलने शुरू हुए हैं, पूरी तरह से इतिहास बदल जाएगा, तो फिर ये इस तरह की षड्यंत्र करने शुरू हो गए। मैं चाहूँगा सर क्या मैं सही बोल रहा हूँ इस पे आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही, बिल्कुल। मैं तो ये बताया ना कि जी, जेम्स जी, प्रिंसेप के पहले जब तक ये अभिलेख नहीं पढ़ी गई थी, जब तक तो जी, यहाँ के लोगों को पता ही नहीं था कि भारत है क्या। ये तो जो है ना हुँ, सतयुग और द्वापर और त्रेता में थे। भारत की हुँ, हुँ, इतिहास जो है ना वो इतिहास की पुस्तक है जिसको हम लोग पुराण कहते हैं, लेकिन उनकी इतिहास है, वो पुरातत्व की इतिहास नहीं है। वो सतयुग, द्वापर, त्रेता, वो एक युग बना के रखे हुए हैं। वर्तमान जो जी, ब्रिटिश स्कॉलर कहिए, यूरोपियन स्कॉलर कहिए, कनिंघम सर कहिए, जेम्स प्रिंसेप जो है, ये सब आने के बाद जो है उत्खनन हुआ। उत्खनन के बाद उस अभिलेखों को 1837 के बाद जो पढ़ी गई, समझी गई, उसका मिलान हुआ, तब जाकर के लोगों का जो है ये मालूम हुई। जी।